हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद किंग प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो जो है आपके आने वाली किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसी एक वीडियो में जो है हम लोग रिमाइंडर सामान्य विज्ञान के रसायन विज्ञान को पढ़ने वाले हैं। और इसमें जो है हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कि चैप्टर पढ़ेंगे 8, 9, 10 और 11। 8 चैप्टर में जो है क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस है, यानी कि गैसों के सामान्य गुण को पढ़ेंगे पहले। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट। उसके बाद थर्ड है फ्यूल यानी कि ईंधन को पढ़ेंगे। और चौथा टॉपिक क्या है, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, यानी कि पीरियडिक टेबल से जितने भी प्रश्न बन सकते थे इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल सके। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के इस पार्ट में हम लोग जो है गैसों के सामान्य गुण यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस, उसके बाद जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक। उसके बाद जो है थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग फ्यूल। और लास्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तत्वों के आवर्तित वर्गीकरण। ठीक है, तो गाइस ये 4 टॉपिक जो है आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक जो है देखिए, गैसों के सामान्य गुण यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस को पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है देखिए, निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है। यह नियम जो है किसका नियम है? तो यह नियम जो है किसका नियम है? चार्ल्स का नियम है, या बॉयल का नियम है, या डाल्टन का नियम है, या ग्राहम का नियम है? तो निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान जो है उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है। यह नियम जो है बॉयल का नियम है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब जो है क्या होगा? अगर हम लोग कोई भी स्थिर ताप यानी कि टेम्परेचर जो है स्थिर कर दे और किसी गैस का आयतन जो है उस पर क्या होगा कम करने पर, तो उसका दाब क्या होगा? कम हो जाएगा उसका प्रेशर, या बढ़ जाएगा, या पहले घटता है फिर बढ़ता है, या अपरिवर्तित रहता है। तो स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब जो है यानी कि उसका प्रेशर जो है किसी गैस का वो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। यह क्या कहलाता है? क्या ये चार्ल्स का नियम कहलाता है, या बॉयल का नियम कहलाता है, या गैलुसेक का नियम कहलाता है, या ग्राहम का नियम कहलाता है? तो स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। यह नियम जो है चार्ल्स का नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, समान ताप और समान दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह किस नियम के अनुसार है? क्या ये बॉयल का नियम है, या चार्ल्स का नियम है, या डाल्टन का नियम है, या एवोगाड्रो का परिकल्पना है? तो समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह जो है एवोगाड्रो की परिकल्पना है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन क्या हो जाएगा? क्या ये तिहाई हो जाएगा उसका आयतन, या तिगुना हो जाएगा, या आधा हो जाएगा, या चौथाई हो जाएगा? तिहाई मतलब 1/3, चौथाई मतलब 1/4, और आधा मतलब 1/2, और तिगुना मतलब गुना हो जाएगा 3 से। ठीक है, तो स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन जो है क्या हो जाएगा? उसका आयतन जो है तिहाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, एनटीपी पर 22 ग्राम CO2 का आयतन कितना होगा? क्या ये 22.4 लीटर होता है, या 11.2 लीटर होता है, या 44.8 लीटर होता है, या 2.24 लीटर होता है? तो एनटीपी पर 22 ग्राम CO2 का आयतन जो है कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गैसों के विषरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? क्या ये बॉयल ने दिया था, या चार्ल्स ने दिया था, या एवोगाड्रो ने दिया था, या ग्राहम ने दिया था? तो गैसों के विषरण का नियम जो है इसको दिया था ग्राहम बेल ने। ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विचरण के अपेक्षित वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपाती होता है। यह नियम जो है किसका नियम है? बॉयल का नियम है, या चार्ल्स का नियम है, या ग्राहम का नियम है, या डाल्टन का नियम है। तो निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विचरण के अपेक्षित वेग उसके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपातिक में होता है। यह नियम जो है किसका नियम है? यह नियम है ग्राहम का नियम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गैसों की विचरण दरों और उनके घनत्वों में कौन सा सही संबंध है? तो गैसों का विचरण दर और घनत्व के संबंध में जो है कौन सा सही संबंध होगा? ये चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा R1/R2 इक्वल टू होता है अंडर रूट डायगोनल 2/डायगोनल 1। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस व्यवहार करती है? यानी कि वास्तविक गैस जो है किन परिस्थितियों में आदर्श गैस के जैसा व्यवहार करती है? क्या ये उच्च दाब या निम्न ताप पर करती है, या निम्न दाब एवं उच्च ताप पर करती है, या उच्च दाब एवं उच्च ताप पर करती है, या निम्न दाब एवं निम्न ताप पर करती है? तो वास्तविक गैस जो है निम्न दाब एवं उच्च ताप पर जो है आदर्श गैस के जैसा व्यवहार करती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? क्या ये दुगुना होता है, या तिगुना होता है, या 4 गुना होता है, या आधा होता है? तो किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का जो है कितना होता है? दुगुना होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विचरण की दर का अनुपात कितना होता है? तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विचरण की दर का अनुपात जो है 1:4 में रहता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ताप एवं दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन किसी संख्या यानी कि किसकी संख्या समान होती है? क्या ये परमाणु की संख्या समान होती है, या अणु की, या मूलक की, या इलेक्ट्रॉन की? तो ताप एवं दाब की समान अवस्था में विभिन्न गैसों के समान आयतन जो है अणु की संख्या जो है इसमें समान रहती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गैसीय समीकरण जो है PV = nRT में R सूचित क्या करता है? तो इसमें जो R है यह क्या सूचित करता है? तो यह जो है R यहाँ पर गैस स्थिरांक को सूचित करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है किस पर? दाब पर, आयतन पर, तापमान पर, या मोल की संख्या पर? तो आदर्श गैस की ऊर्जा जो है निर्भर करती है मोल के संख्या पर। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब पराक्रम जो है कितना हो? तो सभी गैस जो है शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब जो है पराक्रम यानी कि तापक्रम जो है -273 डिग्री सेंटीग्रेड हो तब। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, परम ताप का मान कितना होता है? तो परम ताप का मान जो है -273 डिग्री 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट टॉपिक को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? बढ़ाता है, घटाता है, परिवर्तित करता है, या इनमें से कोई नहीं? तो उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को जो है परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट की खोज जो है किसने किया था? कैटलिस्ट का खोज जो है किसने किया? बिजलियस ने किया, या रदरफोर्ड ने किया, या लुईस ने किया, या कोसेल ने किया? तो उत्प्रेरक की खोज जो है बर्जिलियस ने किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती है तो उत्प्रेरक क्या कहलाता है? विषमांग उत्प्रेरक कहलाता है, या समांग उत्प्रेरक कहलाता है, या उत्प्रेरक विष कहलाता है, या प्रेरित उत्प्रेरक कहलाता है? तो जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं जो है समान होती है तो उत्प्रेरक जो है समान उत्प्रेरक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती है तो उत्प्रेरक जो है क्या कहलाएगा? तो इस समय जो है उत्प्रेरक जो है कहलाएगा विषमांग उत्प्रेरक, क्योंकि जो भौतिक अवस्था है इसकी अलग अलग है, इसीलिए यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। समान था इसीलिए समान उत्प्रेरक कहलाया, अलग अलग था यानी कि भौतिक अवस्था इसकी अलग अलग हो रही है तो विषमांग उत्प्रेरक कहलाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी क्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे कहते हैं
उसे क्या कहते हैं? समांग उत्प्रेरक, विषमांग उत्प्रेरक, स्व उत्प्रेरक या प्रेरित उत्प्रेरक। तो यदि किसी क्रिया में कोई उत्पाद जो है उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे जो है स्व उत्प्रेरक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्प्रेरक विष यानी कि कैटलिस्ट पॉइजन होता है क्या? तो कैटलिस्ट पॉइजन जो है क्या होता है? क्रिया निरोधक होता है या स्व उत्प्रेरक होता है या समान उत्प्रेरक होता है या विषमांग उत्प्रेरक होता है? तो समांग उत्प्रेरक भी नहीं होगा, विषमांग उत्प्रेरक भी नहीं होगा और स्व उत्प्रेरक भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा? तो क्रिया उत्प्रेरक होगा, तो क्रिया विरोधक होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो उत्प्रेरक विष जो है क्या होता है? क्रिया निरोधक होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक उत्प्रेरक यानी कि बायोकैटलिस्ट है? क्या ये अमीनो अम्ल है या C6H12O6 है यानी कि ग्लूकोज है या नाइट्रस है या एंजाइम है? तो देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है, आपको बताना है कि जैविक उत्प्रेरक यानी कि बायोकैटलिस्ट ये चार में से कौन है। तो एंजाइम जो है बायो उत्प्रेरक होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण के संपर्क की विधि में प्लेटिनम जो होता है, प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करती है? क्या ये सल्फर है या आर्सेनिक ऑक्साइड है या आर्सेनिक सल्फाइड है या CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड है? तो यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है, आपको बताना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क का जो विधि होता है उसमें प्लेटिनियम जो होता है, प्लेटिनियम उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ जो है विष का कार्य करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विष का कार्य जो है आर्सेनिक सल्फाइड करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस प्रकार के तत्व उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं? क्या ये संक्रमण तत्व होते हैं या क्षार तत्व होते हैं या क्षारीय तत्व होते हैं या रंगीन धातु होते हैं? तो संक्रमण तत्व जो है यह उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन है? क्या ये आयरन है, निकेल है, मोलिब्डेनियम है या प्लेटिनम है? तो चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक जो है, प्रयुक्त उत्प्रेरक जो है वो कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में जो उत्प्रेरक जो होता है, जो प्रयुक्त उत्प्रेरक होता है वो कौन होता है? वो होता है निकेल होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शीर्ष कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है कौन? नाइट्रोजन के ऑक्साइड, प्लेटिनम, निकेल या मैग्नीशियम ऑक्साइड? तो शीर्ष कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? क्या ये जाइमेस है, इन्वेंटर्स है या माल्टेज है या डायस्टेस है? तो देखिए यहाँ पर जो है जाइमेस जो है, जाइमेस एंजाइम ग्लूकोज को जो है अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। जाइमेस जो एंजाइम होता है क्या करता है? ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है क्या? क्या ये लोहा का चूर्ण प्रयुक्त होता है या प्लेटिनम चूर्ण या नाइट्रोजन के ऑक्साइड या निकेल धातु? तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है प्लेटिनम का चूर्ण। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्लोरीन गैस बनाने की डीकेन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है क्या? नाइट्रोजन के ऑक्साइड या गर्म एल्यूमिना या क्यूप्रिक क्लोराइड या लौह चूर्ण? तो क्लोरीन गैस बनाने की डीकेन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है क्यूप्रिक क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अमोनिया उत्पाद की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है कौन? निकेल करता है या लोहा करता है या प्लेटिनम करता है, मोलिब्डेनम करता है? तो अमोनिया उत्पाद की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धन के रूप में कार्य करता है मोलिब्डेनम। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब हम लोग जो है थर्ड टॉपिक को पढ़ेंगे, फ्यूल यानी कि ईंधन को पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, वे पदार्थ जो जलकर उष्मा प्रदान करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे पदार्थ जो जलकर उष्मा प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं? कोयला कहलाते हैं या ज्वालक कहलाते हैं या उष्मादायक कहलाते हैं या ईंधन कहलाते हैं? तो सीधा सीधा प्रश्न है, देखिए वे पदार्थ जो जलकर उष्मा प्रदान करेगा वो क्या कहलाएगा? ईंधन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लाल तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है जिसे क्या कहते हैं?
इसे कोल गैस कहते हैं या जल गैस कहते हैं या प्रोड्यूसर गैस कहते हैं या बायोगैस कहते हैं। तो लाल तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग जल गैस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं, या कोल, क्या इसे कोल गैस कहते हैं या जल गैस कहते हैं या प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस कहते हैं या प्राकृतिक गैस कहते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को जो है हम लोग क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण क्या कहलाता है, क्या ये जल गैस कहलाता है या कोल गैस कहलाता है या प्रोड्यूसर गैस कहलाता है या द्रवित पेट्रोलियम गैस कहलाता है। तो नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण जो है यह क्या कहलाता है, यह कहलाता है द्रवित पेट्रोलियम गैस कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है, क्या यह हीलियम भरा जाता है या अमोनिया या मरकैप्टेन या ईथर मिलाया जाता है। तो सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली जो गैस होती है एलपीजी, जो हम लोग के गैस सिलेंडर में भरा जाता है, एलपीजी सिलेंडर लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो इसमें जो है क्या भरा जाता है जो गंध युक्त इससे बना जाए। तो इसमें जो है गंध नहीं होता है, इसमें जो है मरकैप्टेन मिला करके जो है गंध युक्त बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गोबर गैस को मुख्यतः क्या होता है, मीथेन होता है या इथिलीन होता है या एसिटिलीन होता है या कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो गोबर गैस में मुख्यतः जो है मीथेन गैस होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप में होती है, क्या ये मीथेन होती है या कार्बन डाइऑक्साइड होती है या ब्यूटेन होती है या सल्फर डाइऑक्साइड होती है। तो एलपीजी में जो है ब्यूटेन गैस जो है मुख्य रूप में होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है, क्या ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है या कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होता है या कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है या कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। तो वाटर गैस में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का गैस का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस जो है कैसा गैस होता है, द्रव वाला गैस होता है या गैस वाला गैस होता है या ठोस रहता है या एक घोल होता है। तो गैस एजेंसी जो भी है उसके द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस जो है ये कैसा गैस होता है, तो ये द्रवित गैस होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसीलिए जो है इसे एलपीजी लिखा जाता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस लिखा जाता है। ठीक है, तो एलपीजी से ही समझ में आ जाएगा कि एल से क्या होता है, लिक्विड हो रहा है, तो इसलिए द्रव है। नेक्स्ट है, सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है, इसमें हाइड्रोजन अत्यंत कम मात्रा में होता है इसीलिए कहा जाता है, या इसका मुख्य घटक इथेन गैस 80 से 90% होता है इसमें इसीलिए कहा जाता है, या इनमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम होता है इसीलिए कहा जाता है, या सीएनजी में होने वाले गैस पूर्ण रूप से जलते नहीं इसलिए इसे उत्सर्जन के बहुत कम होता है इसलिए इसे मैत्रीपूर्ण कहा जाता है। तो सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है गैस जो है बहुत कम मात्रा में होता है। ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर राइट हो जाएगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होता है CO, इससे जो है प्रदूषण फैलता है और यही मात्रा अगर कम रहे तो क्या होगा, ये मैत्रीपूर्ण होगा पारिस्थितिकी का। ठीक है, तो इसीलिए इसे जो है पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण कहा जाता है सीएनजी को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक ईंधन का मान अधिकतम होता है, क्या यह हाइड्रोजन है या चारकोल है या प्राकृतिक गैस है या गैसोलीन है। तो ये चारों में से जो है किसी एक का जो है ईंधन मान अधिकतम होता है। तो किसका अधिकतम होता है ईंधन मान, तो हाइड्रोजन का जो ईंधन मान होता है वो सबसे ज़्यादा होता है इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, क्या ये डीजल है या कोयला है या हाइड्रोजन है या केरोसिन है। तो जो ये चार ईंधन में से कौन सा ऐसा ईंधन है जो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन ईंधन ये न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है इसलिए जो है हाइड्रोजन यहाँ पर राइट हो जाएगा। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो रॉकेट को चलाने में जो प्रयुक्त ईंधन लगता है उसको क्या कहते हैं, क्या ये बायोमास है या कोक है या प्रणोदक है या कोल गैस है।
तो रॉकेट को चलाने में जो प्रयुक्त ईंधन लगता है उसको जो है क्या कहते हैं, प्रणोदक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी ईंधन के अपस्फोटिरोधी गुण को दर्शाती है, कौन है? स्वर्ण संख्या है, या इसका प्राकृतिक संख्या है, या ऑक्टेन संख्या है, या मैक संख्या है? तो ऑक्टेन संख्या जो है ये ऑक्टेन संख्या अपस्फोटरोधी गुण को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ को क्या कहते हैं, यानी कि उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं? जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं? क्या ऊष्मीय मान कहते हैं, या ज्वलन ताप कहते हैं, या कैलोरी मान कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जो है जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ का जो है हम लोग क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बिना किसी बाहरी उष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया को क्या कहते हैं? क्या ये द्रुत दहन है, या मंद दहन है, या स्वतः दहन है, या विस्फोट है? तो बिना किसी बाहरी उष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया को जो है स्वदहन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दहन की वह क्रिया जिसमें उष्मा एवं प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाती है क्या कहलाती है? क्या ये द्रुत दहन कहलाती है, या मंद दहन कहलाती है, या स्वतः दहन कहलाती है, या विस्फोट दहन कहलाती है? तो दहन की वह प्रक्रिया जिसमें उष्मा एवं प्रकाश जो है अल्प समय में उत्पन्न हो जाती है उसे जो है द्रुत दहन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार का अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? क्या ये झाग वाला होता है, या सोडा अम्ल वाला होता है, या पाउडर वाला होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए जो है अग्निशामक के रूप में झाग वाला जो अग्निशामक होता है उसी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अग्निशमन यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्नलिखित में से किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? क्या ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, या सोडियम क्लोराइड होता है, या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, या सोडियम सल्फेट होता है? तो अग्निशमन यंत्र में जो है बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जो है सोडियम बाइकार्बोनेट जो है एक जो है ये सांद्र विलयन के साथ रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? क्या ये हीलियम गैस है, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, या ऑक्सीजन है? तो अग्निशमन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? क्या ये यूरेनियम है, या थोरियम है, या रेडियम है, या हीलियम है? ये चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये चारों ईंधन में से कौन सा तत्व ईंधन नहीं है। तो हीलियम तत्व जो होता है यह ईंधन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? क्या ये कोयला है, या पेट्रोलियम है, या नाइट्रोजन है, या जल गैस है? तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है किसका किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस नाइट्रोजन गैस, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस नाइट्रोजन गैस, या कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन का मिक्सचर होता है प्रोड्यूसर गैस, या कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। तो ये चार ऑप्शन आपको सामने दिया हुआ है, आपको बताना है कि प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण जो है क्या होता है। तो प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण जो है क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट और आखिरी टॉपिक है, देखिए तत्वों के आवर्तित वर्गीकरण को पढ़ेंगे हम लोग, यानी कि पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? क्या ये लोथर मेयर है, या न्यूजीलैंड है, या मेंडलीफ है, या डोबरेयन है? तो तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण जो है किसने किया था? डोबरेनर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम का प्रतिपादन जो है किसने किया था? क्या ये लोथर मेयर था, या डोबरेयन था, या मेंडलीफ था, या न्यूजीलैंड था? तो तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित जो था त्रिक का नियम, इसको प्रतिपादित किया था डोबरेनर ने। तो ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन जो है किसने किया था? क्या ये डूमा ने किया था, या डोबरेनर ने किया था, या न्यूजीलैंड ने दिया था, या मेंडलीफ ने दिया था? तो तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित जो है अष्टक का नियम, इसको दिया था अष्टक का नियम को न्यूजीलैंड ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? क्या ये मैंडलिप ने प्रतिपादित किया था, या मोसले ने, या रदरफोर्ड ने, या न्यूजीलैंड ने? तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो है उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम जो है मैंडलिप ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो मैंडलिप ने ही सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूजीलैंड ने, डोब्रेनर ने, या मैंडलिप ने, या मोसले ने? तो आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन जो है किसने किया था? मोसले ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मैंडलिप की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार जो है क्या होता? परमाणु द्रव्यमान था आधार इसका, या परमाणु संख्या था, या परमाणु आयतन था, या परमाणु घनत्व था? तो मैंडलिप की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार जो था क्या था? परमाणु द्रव्यमान था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार जो है क्या था? क्या ये परमाणु संख्या था, या परमाणु द्रव्यमान था, या परमाणु आयतन था, या परमाणु घनत्व था? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है तत्वों के वर्गीकरण का आधार जो है क्या है? परमाणु संख्या है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं? क्या ये इसे आवर्त कहते हैं, या वर्ग कहते हैं, या धातु कहते हैं, या अधातु कहते हैं? तो आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को जो है क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं? यानी कि हॉरिजॉन्टल जो होता है उसको क्या कहते हैं? उदग्र माने क्या हो गया? उदग्र माने हो गया वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल इस तरह से होता है। तो हॉरिजॉन्टल स्तंभ को क्या कहेंगे? आवर्त कहेंगे, वर्ग कहेंगे, या विद्युत रासायनिक क्रम कहेंगे, या अधातु कहेंगे? तो आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभ को क्या कहेंगे? आवर्त कहेंगे, यानी कि पीरियड कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? यानी कि जो वर्टिकल है वो कितनी है? क्या ये 7 है वर्ग, या 9 है, या 16 है, या 18 है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या जो है कितनी है? 18 है। ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो हॉरिजॉन्टल आवर्त है उसमें कुल संख्या कितनी है उसकी? 5 है, 7 है, 9 है, या 16 है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो हॉरिजॉन्टल आवर्त है उसकी कुल संख्या कितनी है? उसकी कुल संख्या 7 है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? क्या इसे मैंडलिप ने दिया था, या मोसले ने दिया था, या न्यूजीलैंड ने दिया था, या रदरफोर्ड ने दिया था? तो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम जो है, यह नियम दिया था मोसले ने। ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अक्रिय तत्व यानी कि इनर्ट एलिमेंट किस समूह से सदस्य हैं? यानी कि अक्रिय तत्व जो हैं किस समूह के सदस्य हैं? क्या ये शून्य समूह के हैं, या 7A के हैं, या 8 के हैं, या 1A के हैं? तो अक्रिय तत्व जो है यानी कि इनर्ट एलिमेंट जो है शून्य समूह के तत्व हैं, यानी कि सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्षार धातुओं का आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? यानी कि क्षार धातुओं को जो है आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया? क्या ये 1A में रखा गया, 1B में रखा गया, या 2A में रखा गया है, या 3A में रखा गया है? तो क्षार धातुओं को जो है आवर्त सारणी के 1A समूह में रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? क्या ये 1A समूह के तत्व हैं, या 1B के समूह हैं, या 2A के समूह है, या 2B के समूह है? तो किस तत्व के समूह को जो है सिक्का धातु कहते हैं हम लोग? तो सिक्का धातु जो है कहा जाता है 1B के समूह के तत्वों को। ठीक है, 1B समूह के तत्वों को जो है सिक्का धातु का तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? क्या ये हेलोजन है, या क्षार धातु है, या क्षारीय मृदा धातु है, या निष्क्रिय तत्व है? तो शून्य समूह में रखे गए तत्वों को जो है हम लोग निष्क्रिय तत्वों के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे भारी धातु कौन है? क्या ये चांदी है, सोना है, पारा है, या ऑस्मियम है? तो सबसे भारी धातु जो है कौन है? ऑस्मियम है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए सबसे हल्की धातु कौन है। सबसे हल्की धातु कौन है? मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, प्लेटिनम है या लिथियम है। तो सबसे हल्की धातु कौन है? तो लिथियम जो है सबसे हल्की धातु होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे हल्का तत्व जो है कौन है? क्या ये हाइड्रोजन है या हीलियम है या लिथियम है या सोडियम है? तो सबसे हल्का तत्व जो है हाइड्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है कौन है? लिथियम है, सोडियम है या फ्लोरीन है या क्लोरीन है। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है कौन होता है? फ्लोरीन होता है। ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन तत्व का मौलिक गुण है? परमाणु भार या अणु भार या परमाणु संख्या या परमाणु घनत्व। तो चार ऑप्शन आपको बताना है कि तत्व का मौलिक गुण जो है क्या होता है। तो तत्व का मौलिक गुण जो है परमाणु संख्या होता है तत्व का। ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन है? क्या ये लोहा है या एल्युमिनियम है या कैल्शियम है या सोडियम है। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व जो है वो कौन है? एल्युमिनियम है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? क्या ये ऑक्सीजन है या सिलिकॉन है या एल्युमिनियम है या लोहा है। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है क्या है? ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? क्या ये ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है या लोहा है। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है क्या है? ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य जो है क्या होता है? एक धातु होता है या एक हेलोजन होता है या एक निष्क्रिय गैस होता है या एक उपधातु होता है। तो प्रत्येक आवर्त जो भी है, जो हॉरिजॉन्टल आवर्त होते हैं, उसके अंतिम सदस्य जो है क्या होते हैं? तो वह जो है एक निष्क्रिय गैस होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य जो है कौन सा होता है? यानी कि एक क्षार धातु होता है या एक हेलोजन होता है या एक अक्रिय गैस होता है या एक उपधातु होता है। तो प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य जो है क्या होता है? एक क्षार धातु होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।